अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर न्यूक्लियस के ऊपर है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रेजेंस ऑफ सेल न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड इन 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन। बेटा, फर्स्ट टाइम सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा गया 1831 के अंदर, और किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ तो 1831 के अंदर ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स नहीं होते थे, और हमारे पास मतलब ऐसी माइक्रोस्कोप्स नहीं होती थी जैसी आजकल की हैं, जिनमें बहुत हैवी मैग्नीफिकेशन होती है, और अगर हम उनके नीचे सेल को देखें तो हम उसके इंटरनल सारे ऑर्गेनेलीज और हर चीज़ को देख सकते हैं। तो 1831 के अंदर दुनिया इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर भी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की प्रेजेंस को सेल के अंदर देख लिया। अब सेल का साइज़ इतना छोटा होता है कि आप नेकेड आई से तो उसे देख ही नहीं सकते। मतलब अगर आप एक डॉट लगाएंगे ना, तो उस डॉट के अंदर भी हज़ारों की तादाद में सेल्स होंगे। तो अगर सेल इतना ही छोटा है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस को रॉबर्ट ब्राउन ने किस तरीके से रिपोर्ट किया? तो बेटा, उसकी रीज़न ये है, इट्स अर्ली डिस्कवरी वॉज अनडाउटली ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंस इन मैनी सेल्स। जो न्यूक्लियस है ना, वो उसका स्ट्रक्चर बड़ा ही प्रोमिनेंट सा है, ठीक है। तो इसी वजह से रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को देख लिया था। क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो क्यों प्रोमिनेंट है? बिकॉज इट स्टैंड्स आउट एज स्लाइटली डार्कर देन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। अगर आप साइटोप्लाज्म का इमेज देखें तो उसके अंदर आपको एक डार्क सा स्पॉट नज़र आएगा। तो वो जो डार्क सा स्पॉट है ना, वो हमारा न्यूक्लियस है। अब क्योंकि वो इतना डार्क सा और मतलब उसकी सर्कुलर सी शेप होती है, फिर उसका डार्क सा कलर होता है, इस वजह से वो काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आता है। इसीलिए वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर ही उसको रिपोर्ट कर दिया था, उसको देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है, इट कंट्रोल्स द लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारे सेल की लाइफ और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। बिकॉज सेल, न्यूक्लियस को आप समझ लें कि सेल का वो हेड क्वार्टर होता है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता होता है। In animal cells, it generally occupies the central space, while in case of plant cell, it is pushed towards periphery due to presence of a large vacuole. इन लाइन्स के अंदर बेसिकली आपकी बुक में क्या कहा जा रहा है कि एनिमल सेल्स के अंदर ना जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल स्पेस के अंदर मौजूद होता है, बीच में आपको पड़ा हुआ नजर आता है। जबकि जो प्लांट सेल्स होते हैं उसके अंदर वो पेरिफ्री पे नजर आएगा। पेरिफ्री होती है बेटा साइड वाला, कोने वाला एरिया, ठीक है। तो उसमें न्यूक्लियस जो है वो पेरिफ्री में मौजूद होगा। और इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अभी हम इसकी फिगर देख के इसको समझते हैं। ये देखें, ये आपके पास है एनिमल सेल, ये है आपके पास प्लांट सेल। इसके अंदर हमारा जो न्यूक्लियस है वो बीच में पड़ा हुआ है, इट इज़ प्रोमिनेंट, इट इज़ द डार्क स्पॉट। बाकी सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं। अगर आपको ऐसा इमेज नज़र आए सेल का, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है। जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस को इज्जत ही नहीं दी गई, लार्ज वैक्यूल ने सारी जगह खुद ले ली है, और न्यूक्लियस, हमारे बेचारे न्यूक्लियस को साइड पे बिल्कुल कर दिया है। तो प्लांट सेल के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि सेंटर स्पेस में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि एनिमल्स के अंदर सेंटर में होता है। और प्लांट में सेंट्रल स्पेस में क्यों नहीं होता? उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो लार्ज वैक्यूल है उसने सारी जगह ले ली है। नेक्स्ट बात आ जाती है बेटा कि जनरली द सेल्स हैव वन न्यूक्लियस, दे आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट। ऑन द अदर हैंड द सेल्स विद टू न्यूक्लियाई आर बाइन्यूक्लिएट, एंड मोर देन टू आर कॉल्ड मल्टीन्यूक्लिएट। इन लाइंस के अंदर आपको ये बताया गया है कि जिन न्यूक्लियस सेल्स के पास एक न्यूक्लियस होता है उनको कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट। मोनो का मतलब होता है वन, और न्यूक्लिएट से मुराद है न्यूक्लियस। जिन सेल्स के अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइन्यूक्लिएट। बाय का मतलब होता है दो, और न्यूक्लिएट का मतलब अगेन न्यूक्लियस। और जिनके अंदर दो से भी ज़्यादा होते हैं उन्हें कहते हैं मल्टी। मल्टी का मतलब है ज़्यादा, और मल्टी न्यूक्लिएट उनको फिर कहा जाता है। और एक लाइन मैंने मिस कर दी थी, उसको अब हम रीड कर लेते हैं कि न्यूक्लियस में भी इरेगुलर और स्फेरिकल इन शेप। मतलब उसकी शेप या तो स्फेरिकल हो सकती है, गोल, या फिर वो इरेगुलर सी भी उसकी शेप हो सकती है। मतलब जिसको हम कोई डिफाइंड शेप नहीं कह सकते, तो उसकी इरेगुलर सी भी शेप हो सकती है। न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल व्हेन द सेल इज इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज। अच्छा, अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ तभी विजिबल होता है जब सेल जो है वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर होगा। व्हाट इज़ द नॉन डिवाइडिंग स्टेज? आपने 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था सेल डिवीजन के नाम से, जिसके अंदर सेल जो था वो डिवाइड होता है, फिर डॉटर न्यूक्लियाई बनते होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो जब सेल न्यूक्लियस आपको सिर्फ और सिर्फ तब नज़र आएगा जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होगी, क्योंकि जब सेल डिवीजन होती है ना, तो जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो सारा कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं, और फिर मतलब हम न्यूक्लियस को एज अ होल नहीं देख सकते। अब इसकी रीज़न आगे पढ़ लेते हैं। इट कंटेन्स क्रोमेटिन नेटवर्क एंड सॉल्युबल सैप कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल का होता है ना साइटोप्लाज्म, तो उसी तरीके से न्यूक्लियस का होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है।
इसके अलावा उसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क। इन डिवाइडिंग सेल्स द न्यूक्लियस डिसअपियर्स एंड द क्रोमेटिन मटेरियल इन इट इज रिप्लेस्ड बाय क्रोमोसोम्स। वही बात जो मैंने अभी की है कि जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है और जो क्रोमेटिन होता है ना वो कंडेंस होकर बन जाता है क्रोमोसोम। द हेरिडिटरी मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। DNA, RNA एंड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स फ्रॉम द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए MCQ हो सकता है कि न्यूक्लियस की केमिकल कॉम्पोजिशन कौन बनाते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको बताया गया है DNA, RNA एंड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स। जो न्यूक्लियस है ना वो हमारे पास उसके अंदर कौन कौन से केमिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, उनमें हमारे पास DNA आ जाएगा नंबर 1, RNA आ जाएगा नंबर 2, प्रोटीन्स नंबर 3 एंड एंजाइम्स नंबर 4। और उसके बाद लास्ट बात आ जाती है कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली किन 4 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होगा। एक होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है उसी तरीके से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलाई, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर कि न्यूक्लियोलाई क्या चीज़ होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो जिस तरह सेल का साइटोप्लाज्म है उसी तरह न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये भी हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने बात करनी है, फिर से वही बात आ गई कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम्स। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जैसे साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन होती है, सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसी तरह जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगी होती है और वो उसको सराउंड करती है पूरे न्यूक्लियस को। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली अ न्यूक्लियर एनवेलप कंपोज्ड ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। अच्छा, अब मेन बात आ जाती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो 2 मेम्ब्रेन से मिलके बनी हुई है। एक मेम्ब्रेन है बाहर वाली साइड वाली, उसको हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, और एक इनर साइड वाली है उसको हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड होते हैं, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर कंटेंट को अपने अंदर इंक्लोज करके रखती है, ठीक है, ताकि वो बाहर की तरफ ना आ सके, उसको इंक्लोज करना इसका मेन फंक्शन होता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है ना बेटा, अब इन दोनों की अपनी अपनी एक पोजीशन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है एक इनर मेम्ब्रेन है, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर ये दोनों जो है ना ये एक दूसरे से कॉन्टीन्यूस होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। उन पॉइंट्स को हम लोग कहते होते हैं पोर्स, ठीक है, उनको हम कहते हैं, नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को अलाउ करते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। मतलब कि न्यूक्लियस से हमने साइटोप्लाज्म में कोई चीज़ भेजनी है या साइटोप्लाज्म से हमने न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ भेजनी है, तो इस एक्सचेंज को जो पॉसिबल बनाता है वो हमारे पास होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इज़ हाईली वेरिएबल। अब ये बात आ जाती है कि जो न्यूक्लियर पोर्स है ना उनका जो नंबर है वो काफ़ी वेरी करता है। कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि एग सेल्स होते हैं, उनके अंदर 30,000 तक भी हो सकते हैं, जबकि कुछ सेल्स होते हैं जिस तरह एरिथ्रोसाइट्स हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 पोर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका नंबर जो है वो काफ़ी वेरिएबल होता है। अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर पोर्स बेसिकली होते क्या हैं। तो बेटा ये हमारे पास है पूरा न्यूक्लियस। अब आप खुद देखें, ये है ना इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो बाहर की साइड पे आपको नज़र आ रही है, जबकि जो ये अंदर वाली साइड पे नज़र आ रही है ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है, और ये जो बाहर है ना ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस तरह के इन्होंने अभी पीछे बुक की लाइन के अंदर इन्होंने कहा था कि आउटर मेम्ब्रेन इज़ कॉन्टीन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ अटैच्ड है। और इनर और आउटर मेम्ब्रेन जिन पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रही हैं वो है न्यूक्लियर पोर्स। ये देखें, ये न्यूक्लियर पोर लेबल्स भी हुए हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से ये न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सचेंज इसके ज़रिए से पॉसिबल होगा। बाकी ये न्यूक्लियोलस है, इसके बारे में हमने अगले लेक्चर में पढ़ना है। ये क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम्स है बेसिकली, इसके बारे में भी हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ना है। तो आप प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर को लाजमी चेक कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।